हेलो दोस्तों एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने इससे पहले जो कोशिका विभाजन था, कोशिका विभाजन के कोशिका चक्र को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम जो समसूत्री विभाजन है, माइटोसिस की जो अभिक्रिया है या उस माइटोसिस के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो दोस्तों जो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था वो विरचाओ ने देखा था। किसने देखा था? विरचाओ ने कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था। और जो कोशिका विभाजन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जो वाल्टर फ्लेमिंग था, वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया था? समसूत्री विभाजन की खोज की थी। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम या माइटोसिस को सर्वप्रथम देखा था वाल्टर फ्लेमिंग ने। जो बीजमैन ने क्या देखा था? सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज पूछे तो फिर बीजमैन हो जाएगा, या अगर सिंपल पूछे सर्वप्रथम कोशिका विभाजन को किसने देखा था तो वो किसने देखा था? विरचाओ ने देखा था। अगला क्वेश्चन, माइटोसिस की क्रिया में समय लगता है। दोस्तों जो माइटोसिस की क्रिया है उस माइटोसिस की क्रिया में कितना समय लगता है? तो 1 घंटे का समय लगता है। देखो यहाँ पे छोटी सी बात है कि मैंने कहा था कोशिका चक्र को पूरा होने में 24 घंटे का समय लगता है। वहाँ पे 90 मिनट का समय ईस्ट में लग रहा था। मैंने जब इससे पहले अगर आपने कोशिका चक्र वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार कोशिका चक्र वाला वीडियो देख लो, ये अच्छे से समझ में आएगा। तो जो 24 घंटे का समय लगता है उसमें से क्या है कि जो 23 घंटे का समय बीतता है कोशिका चक्र की वो G1 S और G2 प्रावस्था में बीतता है। जबकि जो 1 घंटे का समय होता है, क्योंकि इसमें अंतरावस्था और विभाजन अवस्था थी, वो 1 घंटे का समय क्या होता है? इस माइटोसिस की क्रिया को पूरा होने में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की मुख्य रूप से अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों जो समसूत्री विभाजन की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो याद रखना जो समसूत्री विभाजन है उसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो 3 अवस्थाएं समसूत्री विभाजन की होती है। इसकी जो पहली अवस्था होती है दोस्तों, जो समसूत्री विभाजन की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था होती है अंतरावस्था। दूसरी होती है दोस्तों जो अंतरावस्था होती है उसके बाद विभाजन प्रावस्था, जो विभाजन प्रावस्था होती है, और तीसरी होती है कोशिका द्रव्य अवस्था। अंतरावस्था को मैं पहले बता चुका हूं, कोशिका चक्र में G1 S और G2 अवस्था होती है। विभाजन प्रावस्था में क्या क्या आते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज, और कोशिका द्रव्य जो अवस्था होती है इसमें साइटोकाइनेसिस आती है। लेकिन मुख्य रूप से अवस्थाएं कितनी होती है? तो 3 होती हैं, अंतरावस्था, विभाजन अवस्था और कोशिका द्रव्य अवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रावस्था प्रावस्था गुणसूत्र की संख्या एवं आकार के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। या सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी प्रावस्था है, या कोशिका विभाजन की या समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था है जो क्या है? गुणसूत्रों की संख्या और आकार के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। तो दोस्तों वो अवस्था है कौन सी? मेटाफेज अवस्था है। कौन सी है? मेटाफेज अवस्था है। अब ये मेटाफेज अवस्था है तो इस मेटाफेज अवस्था में होता क्या है कि इस मेटाफेज अवस्था में एक चीज़ याद रखना कि मेटाफेज अवस्था में जो तुर्क तंतुओं का निर्माण हो जाता है, क्या होता है? तुर्क तंतुओं का निर्माण हो जाता है, और जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ये गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। ये मेटाफेज अवस्था में क्या होता है? गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र का अगर पूछा जाए कि कैरियोटाइप किस अवस्था में पाया जाता है या कैरियोटाइप किस अवस्था में बनता है, तो वो भी मेटाफेज अवस्था में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में दोनों अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं? दोस्तों समसूत्री विभाजन की वो कौन सी अवस्था है जिसमें दोनों गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं? तो वो अवस्था है एनाफेज अवस्था। कौन सी है? एनाफेज अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या होते हैं? विपरीत ध्रुवों पे क्या हो जाते हैं? लटक जाते हैं। ऐसे अगर तुमने इसकी पूरा पढ़ा है तो ये पता होगा कि ये क्या होता है? विपरीत ध्रुवों की तरफ इस तरीके से ध्रुवों पर लटके रहते हैं। ठीक है, तो अब पृथक क्या हो जाते हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर एनाफेज अवस्था में क्या होता है? चले जाते हैं। और समसूत्री विभाजन की अगर पूछे सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो यही सबसे छोटी अवस्था भी होती है।
अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र की एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र का डॉट डॉट ध्रुव की ओर होता है और डॉट डॉट पीछे की ओर होता है। दोस्तों मैंने अभी एनाफेज अवस्था के बारे में बोला था कि एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र लटक जाते हैं ऊपर क्या ध्रुवों पर। तो अब इसने कहा है कि गुणसूत्र का कौन सा भाग ध्रुव की तरफ लिपटा रहता है और कौन सा भाग पीछे की ओर होता है। तो याद रखना इसका जो सेंट्रोमियर होता है, मैंने अभी इस तरीके से तुम्हें फिगर बना के बताया था कि इस तरीके से क्या होते हैं, यहाँ पे लटके हुए रहते हैं। तो इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, यहाँ ध्रुवों की तरफ होता है और जो भुजाएं होती हैं वो भुजाएं पीछे की ओर होती हैं। तो यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोल्चिसिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कोल्चिसिन प्रोटीन है, कोल्चिसिन प्रोटीन के बारे में सुना होगा तुमने कि कोल्चिसिन क्या है के बारे में सही कथन नहीं है, कि इनमें से वो कौन सा कथन है जो कोल्चिसिन प्रोटीन के बारे में क्या नहीं है, सही नहीं है। तो याद रखना जो कोल्चिसिन प्रोटीन के बारे में क्या नहीं है, सही नहीं है, यह माइक्रोट्यूबुल को जोड़ने से रोकता है। बिल्कुल सही है कि ये क्या करता है, जो कोल्चिसिन प्रोटीन होता है ये माइक्रोट्यूबुल को जोड़ने से क्या करता है, रोकता है। यह गुणसूत्र के गुणन को रोकता है। ये गलत है क्योंकि ये क्या करता है, गुणसूत्र के गुणन को नहीं रोकता है। ठीक है, ये गुणसूत्र के गुणन को रोकता नहीं है। यह एक एल्कलॉइड है, ये सही है। इसमें इसे समसूत्री विष कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यानी कोल्चिसिन के बारे में ये चीज़ याद रखना कि ये माइक्रोट्यूबुल को जोड़ने से रोकता है, एक एल्कलॉइड है और समसूत्री विष कहा जाता है। तो वो भी कौन है, कोल्चिसिन प्रोटीन है। लेकिन ये गुणसूत्र के गुणन को रोकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, टेलोफेज अवस्था के संबंध में सत्य नहीं है। वो कौन सा कथन है जो टेलोफेज अवस्था के संबंध में सत्य नहीं है। गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। सही बात है। अगर पूछा जाए कि गुणसूत्र अपनी पहचान किस अवस्था में खोते हैं, तो याद रखना टेलोफेज अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, सिंपल। दूसरा है गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर एकत्रित हो जाते हैं। ये भी क्या है कि सही है कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित किस अवस्था में होते हैं, तो टेलोफेज अवस्था में होते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूरे हो गए, पूरे बन जाते हैं। ये भी सही है कि ये तीनों क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो टेलोफेज अवस्था होती है वहाँ पे गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और फिर से ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, बन जाते हैं, सॉरी। अगला क्वेश्चन, तुर्क सामान्यतः डॉट डॉट के रूप में कोशिका द्रव्य विभाजन की डॉट डॉट विधि के दौरान उपस्थित रहते हैं। देखो दोस्तों, जो तुर्क होते हैं, जो तुर्क तंतु बनते हैं, मुख्य रूप से मेटाफेज अवस्था में इनका निर्माण होता है। तो ये क्या होते हैं कि तुर्क सामान्यतः क्या होते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट के बने के रूप में होते हैं और कोशिका द्रव्य विभाजन की कोशिका पट्टिका विधि के दौरान उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो तुर्क सामान्यतः क्या होते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होते हैं के रूप में होते हैं और कोशिका विभाजन की कोशिका पट्टिका विधि के दौरान क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोल्चिसिन एक कोशिका विष है। याद रखना, आगे भी बोला था मैंने, जो कोल्चिसिन प्रोटीन क्या है, एक कोशिका विष है जो कोशिका विभाजन को डॉट डॉट पर पत्र हो रखा है पर रोक सकता है और डॉट डॉट को प्रेरित कर सकता है। यानी वो कोल्चिसिन जो क्या है, कोशिका विष है, वो क्या करता है कि वो किस अवस्था में कोशिका विभाजन को रोक सकता है और किस अवस्था के लिए प्रेरित कर सकता है। तो याद रखना, जो मेटाफेज अवस्था है, जो कोल्चिसिन प्रोटीन होता है, वो मेटाफेज अवस्था में क्या करता है, कोशिका विभाजन को रोक सकता है। मुख्य क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो कि कोल्चिसिन प्रोटीन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में रोक सकता है, तो मेटाफेज अवस्था में रोक सकता है। और किसकी ओर प्रेरित कर सकता है, तो बहुगुणिता की ओर प्रेरित कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा था ये डीएनए रेप्लिकेशन को नहीं रोकता है। ठीक है, तो बहुगुणिता की ओर क्या कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की VLJI आकृति देखने को मिलती है। दोस्तों, जो समसूत्री विभाजन होता है वहाँ पे गुणसूत्रों की अलग अलग आकृति देखने को मिलती है। वो किस अवस्था में देखने को मिलती है, तो एनाफेज अवस्था में देखने को मिलती है। अब ये आकृतियाँ क्या होती हैं, देखो, अगर मेटासेंट्रिक, पहला होता है मेटासेंट्रिक। यदि क्या होगा, मेटासेंट्रिक में क्या होगा, यदि सेंट्रोमियर मध्य में उपस्थित होगा, सेंट्रोमियर यदि मध्य में उपस्थित होगा तो वो मेटासेंट्रिक कहलाएगा और यहाँ पे गुणसूत्र की आकृति V आकार की होगी। सब मेटासेंट्रिक होगा जब सेंट्रोमियर मध्य के समीप स्थित होगा।
ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, सब मेटासेंट्रिक कहलाएगी और यहाँ पे गुणसूत्र की एल आकृति देखने को मिलेगी। तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक या पहले टीलोसेंट्रिक बोलो, टीलोसेंट्रिक जहाँ पे क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, टर्मिनल होता है यानी लास्ट में जुड़ा हुआ होता है, सेंट्रोमियर लास्ट में जुड़ा होता है, वहाँ पे आई आकृति बनती है। और जब सेंट्रोमियर क्या होता है, अंत के समीप स्थित होता है, उसे सब टर्मिनल कहते हैं और यही स्थिति एक्रोसेंट्रिक या जे आकार के गुणसूत्र की होती है। तो 4 स्थितियां होती हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। जब मध्य में सेंट्रोमियर हो मेटासेंट्रिक वी आकार बनेगा, जब मध्य के समीप हो सब मेटासेंट्रिक एल आकार बनेगा, जब पूंछ वाले हिस्से पे हो टीलोसेंट्रिक आई आकार का गुणसूत्र बनेगा, और जब टेल के समीप स्थित हो सेंट्रोमियर तो एक्रोसेंट्रिक बनेगा, वो जे आकार के बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे उत्तम पदार्थ है। देखो, प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किससे किया जाता है, तो पौधे के मूल शीर्ष से किया जाता है। ठीक है, और अगर पूछा अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन के लिए तो पराग कोश का प्रयोग किया जाता है। समसूत्री विभाजन के लिए मूल शीर्ष का और पराग कोश का अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समसूत्री तुर्क तंतु मुख्य रूप से डॉट डॉट प्रोटीन के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो मैंने कहा था कि मेटाफेज अवस्था में जो तुर्क तंतु बनते हैं, जहाँ पे गुणसूत्र मध्य रेखा में आ जाते हैं, जहाँ पे पहचान के लिए गुणसूत्रों को गिनना सरल होता है, जो ये तुर्क तंतु होते हैं, ये तुर्क तंतु किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये मेटाफेज अवस्था में बनते हैं। किस में बनते हैं, मेटाफेज अवस्था में बनते हैं। और गायब किस में होते हैं, तो टेलोफेज अवस्था में ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, मेटाफेज में बनते हैं और टेलोफेज में गायब होते हैं। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखो बस। निम्न में से माइक्रोट्यूब्यूल अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों, वो किस में माइक्रोट्यूब्यूल अनुपस्थित होते हैं, तो तुर्क तंतु में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल अनुपस्थित होते हैं। किसमें, तुर्क तंतु में, जो क्या होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन, तुर्क तंतु संगठित होकर गुणसूत्र के एक विशिष्ट क्षेत्र में जाकर जुड़ते हैं, यह क्षेत्र कहलाता है। देखो, मैंने कहा था कि जो तुर्क तंतु होते हैं, वो तुर्क तंतु क्या होते हैं, तुर्क तंतु एक विशेष क्षेत्र में जाकर क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं। क्योंकि ये जो एनाफेज अवस्था बन रही थी, यहाँ पे तुर्क तंतु क्या होते हैं, इस तरीके की आकृति का निर्धारण कर रहे थे। जो ये सारे के सारे थे, एक विशेष क्षेत्र में जाकर के जुड़ रहे थे, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, एक क्षेत्र में जुड़ के जुड़ते हैं। तो जिस क्षेत्र में ये जुड़ते हैं, यह क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्या, काइनेटोकोर कहलाता है। क्या कहलाता है, काइनेटोकोर के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। बनते किस में हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं। किस में बनते हैं, एनाफेज अवस्था में। हटते किस में है, टेलोफेज अवस्था में। जहां पे ये जुड़ते हैं, ये क्या कहलाता है, काइनेटोकोर कहलाता है। तो ये अवस्थाएं अलग अलग याद रखो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी अगुणित कोशिका में अधिकतम गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, जो अधिकतम गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम की कोशिका में। ठीक है, अधिकतम गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मिलान कीजिए केंद्रक झिल्ली का विघटन। जो केंद्रक झिल्ली का विघटन है, जो केंद्रक झिल्ली का विघटन किस अवस्था में होता है, याद रखना। सबसे पहले अगर तुमने पढ़ा है तो प्रोफेज अवस्था होती है। प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं, केंद्रक जो क्रोमेटिन जाल होते हैं, वो गुणसूत्रों का आकार धारण कर लेते हैं। और इसके अंत अवस्था में क्या होते हैं, ये केंद्रक झिल्ली टूट जाती है। यानी केंद्रक झिल्ली का जो विघटन होता है, वो प्रोफेज अवस्था में होता है। दूसरा है केंद्रीय का विघटन, केंद्रिका का प्रकटन। तो केंद्रिका का जो प्रकटन होता है, वो अंत में जब गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, दोनों ध्रुवों पर इकट्ठा हो जाते हैं। मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि ध्रुवों पर कब इकट्ठा होते हैं, तो टेलोफेज अवस्था में होते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाती है, केंद्रिका प्रकट होने लगती है। कहाँ पे, टेलोफेज अवस्था में। ठीक है, अगला है सेंट्रोमियर का विभाजन। सेंट्रोमियर का जो विभाजन होता है, वो एनाफेज अवस्था में होता है। क्योंकि मैंने कहा था एनाफेज अवस्था में क्या हो जाता है, गुणसूत्र ध्रुवों पर लटक जाते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान। ठीक है, तो अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। और डीएनए प्रतिकरण जो होता है, वो एस अवस्था में होता है। क्योंकि ये ढंग से बता चुका हूँ मैं, जब मैंने कोशिका चक्र वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। अगला क्वेश्चन,
समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था को केंद्रक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में प्रोफेज का व्युत्क्रम माना जाता है? दोस्तों सिंपल तरीके से पूछ रहा है कि वो कौन सी अवस्था है जो प्रोफेज की उल्टी मानी जाती है। तो प्रोफेज की जो उल्टी अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है टेलोफेज अवस्था। अब क्यों मानी जाती है, सिंपल यहाँ पे देखो, प्रोफेज अवस्था में मैंने बताया आपको कि जो ये क्रोमेटिन जाल होता है ये गुणसूत्र में बदलते हैं और केंद्रिका क्या हो जाती है, ये केंद्रिका फट जाती है और गुणसूत्र मध्य रेखा में या कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। यानी यहाँ पे कुल मिलाकर कार्य हो रहा है किसका, केंद्रिका फटने का। और जो टेलोफेज अवस्था होती है यहाँ पे क्या होती है, जो गुणसूत्र ध्रुवों पे इकट्ठे होते हैं इनके दोनों के क्या होते हैं, केंद्रिका प्रकट होने लगती है। यहाँ पे केंद्रिका बनती है और यहाँ पे फटती है, तो इसलिए एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। यानी प्रोफेज अवस्था का अपोजिट कौन है, टेलोफेज अवस्था है। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन डॉट डॉट विधि द्वारा डॉट डॉट दिशा में होता है, जबकि पादप कोशिका में यह डॉट डॉट विधि द्वारा डॉट डॉट दिशा में होता है। दोस्तों याद रखना, जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो खांच विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, खांच विधि द्वारा होता है। द्रव्य विभाजन खांच विधि द्वारा होता है और क्या होता है, किस दिशा में होता है, अभिकेंद्रीय होता है। ठीक है, जबकि पादप कोशिका में यह कोशिका पट्टिका विधि द्वारा होता है और किस दिशा में होता है, तो अपकेंद्रीय दिशा में होता है। याद रखना, जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, सिंपल पूछ सकता है किस विधि द्वारा होता है, तो खांच विधि द्वारा होता है। किस दिशा में होता है, तो अभिकेंद्रीय होता है। पादप कोशिका में किस विधि द्वारा होता है, कोशिका पट्टिका या कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है। और किस दिशा में होता है, तो अपकेंद्रीय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रावस्था में एक गुणसूत्र में न्यूनतम कुंडलन पाया जाता है? वो कौन सी अवस्था है जहाँ पे गुणसूत्र में न्यूनतम कुंडलन पाया जाता है? तो वो अवस्था होती है कौन सी, अंतरा अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, अंतरा अवस्था होती है, जिस अंतरा अवस्था के अंतर्गत G1, S, G2 और G0 अवस्थाओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोशिका सामान्यतः समसूत्री विभाजन में बिना किसी व्यवधान के होना था, व्यवधान के आगे बढ़ती है। यदि कोशिका सामान्यतः समसूत्री विभाजन में बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ती है, यदि एक बार यह S प्रावस्था में प्रवेश कर जाए, यदि G2 अवस्था में प्रवेश कर जाए, कोशिका चक्र किसी भी अवस्था में या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा यदि एक बार S प्रावस्था में प्रवेश कर जाए तो समसूत्री विभाजन बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ती है। क्योंकि जो G1 अवस्था होती है वहाँ पे प्रोटीन और RNA का संश्लेषण होता है, जबकि जो S प्रावस्था होती है वहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन, DNA का द्विगुणन होता है। और जहाँ पर DNA का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है उसके बाद समसूत्री विभाजन की अवस्था रुकती नहीं है। अगला क्वेश्चन, असूत्री विभाजन, ठीक है, सामान्यतया किस में पाया जाता है? दोस्तों मैंने कहा था कि विभाजन होता है तीन प्रकार का, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, तीन विभाजन होते हैं। ठीक है, तो ये सामान्यतः जो असूत्री विभाजन होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये असूत्री जो विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। किस में? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन, बिना केंद्रक विभाजन के गुणसूत्र का द्विगुणन कहलाता है। यदि केंद्रक का विभाजन न हो, केवल गुणसूत्रों का द्विगुणन हो, तो ये अवस्था कहलाती है एंडोमाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोमाइटोसिस। यानी एंडोमाइटोसिस क्या है? बिना केंद्रक विभाजन के गुणसूत्रों का द्विगुणन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोमाइटोसिस। यहाँ पे केंद्रक का विभाजन न हो, केवल गुणसूत्रों का द्विगुणन हो, एंडोमाइटोसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना समसूत्री विभाजन में देखने को नहीं मिलती है? दोस्तों जो समसूत्री विभाजन है उसमें जो देखने को नहीं मिलती है तो उसमें जीन विनिमय नहीं होता है। जीन विनिमय नहीं होता है, क्योंकि जो जीन विनिमय होता है वो अर्धसूत्री विभाजन में देखने को मिलता है। ठीक है, और किस अवस्था में? तो पैकेटिन अवस्था में देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विष कहलाते हैं। दोस्तों इनमें से समसूत्री विष कौन सा कहलाते हैं? कोलचिसिन प्रोटीन, तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि क्या है, एक समसूत्री विष है, ये प्रोसेस को रोकता है। साइनाइड क्या है? समसूत्री विष है। और ऑर्जिट्स क्या है? ये ऑर्जिट्स कर देना, ये भी क्या है? एक समसूत्री विष है। तो ये सभी क्या हैं? समसूत्री विष कहलाते हैं। तो हमने इससे पहले कोशिका चक्र को पढ़ लिया, समसूत्री विभाजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देख लिया, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन के एमसीक्यू को देखेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं।